मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। ये गाना अगर किसी राज्य के लिए बना है तो वो पंजाब है। पंजाब भारत का वो शहर, वो स्टेट जहाँ पे सही में अगर ज़मीन में कोई अनाज डाल दिया जाए तो सोना बन के निकले, वो इतना उपजाऊ। और फिर हरित क्रांति आई। हरित क्रांति ने वहाँ का पूरा माहौल ही बदल दिया। लोग प्रॉस्परस हो गए, पैसा आ गया। लेकिन किसी की नज़र लग गई पंजाब को, और ये हाल हुआ कि एक दौर वो भी आया कि पंजाब में बेइंतहा वॉयलेंस देखा गया, मारकाट देखा गया, खूनी खेल देखा गया। और रीज़न ये था कि जब वहाँ पे पैसा आया पंजाब में तो लोग तो पढ़ लिख गए, लेकिन पंजाब क्योंकि जो इलाका है वो है बॉर्डर से सटा हुआ पाकिस्तान का, और गवर्नमेंट वहाँ पे ख़ास करके इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाई। सेटअप नहीं कर पाने का रीज़न ये था क्योंकि वो बॉर्डर से सटा हुआ है, और अगर कभी ऐसा कुछ हुआ, पाकिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब हुआ, तो हो सकता है कि डायरेक्टली पहले वहाँ के इंडस्ट्री को अटैक किया जाए। जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया में जो अरामको वहाँ पे अटैक हुआ था ईरान के द्वारा, हो सकता है। तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुआ, लेकिन यूथ तो पढ़ लिख गए। अब यूथ जब पढ़ लिख करके आए तो उनको रोज़गार मिला नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं। उस चक्कर में सिनेरियो ये बना कि जो लोग इंडिया को छोड़ करके बाहर जा सकते थे वो लोग बाहर चले गए, जो लोग इंडिया में जॉब पा सकते थे वो जॉब पाए दूसरे स्टेट की जा करके। लेकिन जो लोग वो भी ना कर पाए, तब उन्हें ख़ास करके एक्सट्रीमिज़म या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन करना पड़ा, जो कि एडवोकेट करता था खालिस्तान को। और इत्तेफाक से उसी समय एक दौर आया 1960 के आसपास कि जब निरंकारी पंथ का जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ सिख कम्युनिटी के अंदर ही। और सिख कम्युनिटी और निरंकारी पंथ में बनता नहीं था क्योंकि आइडियोलॉजी डिफरेंस है। अब जब आइडियोलॉजी डिफरेंस हो गया और जो निरंकारी पंथ है उनका तादाद बढ़ता जा रहा था, उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, ये बात सिख लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, और उसमें फिर क्लैश होता है। क्लैश की वजह से उसमें मारकाट शुरू होती है। तो एक तो सिख लैंड के लिए डिमांड हो ही रहा था खालिस्तान को लेकर के, खालिस्तान चाहिए क्योंकि वो हमें सिख लैंड चाहिए, एक इंडिपेंडेंट सिख लैंड चाहिए। ऊपर से निरंकारी पंथ आ गया, ऊपर से वहाँ पे ड्रग्स और अनएम्प्लॉयमेंट सब आना शुरू हो गया, क्योंकि पैसा आया। तो पैसा आने के बाद पैसा कहीं तो जाएगा, कोई अय्याशी तो करेगा ही, कोई दारू पिएगा, कोई शराब पिएगा, कोई ड्रग्स में लगाएगा, कोई गैम्बलिंग में लगाएगा। तो ये सब वहाँ पे भी शुरू हो गया। अब यूथ वहाँ पे बिगड़ना शुरू हो गए और एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाने लगे। अब क्योंकि यूथ वहाँ पे अवेलेबल थे तो यूथ को एक्सट्रीमिज़म में यूज़ किया जाने लगा, जिसकी वजह से कई सारे मर्डर होने लगे, कई वायलेंस होना शुरू हो गया। अब जब वायलेंस शुरू हो गया तो इस हद तक के बढ़ गया कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले जब हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल में जाते हैं तो फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है वहाँ पे, जिसमें उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बदले में फिर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो जाती है, इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया जाता है। अब उसके बाद दंगा भड़कता है। दंगा भड़कने के बाद कई सिख लोग मारे जाते हैं। जब सिख लोग मारे गए तो जो सिख समुदाय के लोग थे वो बदला लेना चाहे कि हमारे सिखों को जो मारा है और जिसने मरवाया, जिसने दंगा भड़काया है, अब उनको मारेंगे। तो फिर मारकाट का फिर एक नया दौर वापस से शुरू होता है। इससे वहाँ के नेता परेशान हो जाते हैं, खास करके कांग्रेस नेता जैसे कि बेअंत सिंह और हरचरण सिंह। तो ये लोग है ना अपने दौर में एक पुलिस कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं जिसका नाम होता है कंवल पाल सिंगिल। कंवल पाल सिंगिल को फ्री हैंड दे दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि वायलेंस को ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े आप कीजिए। तो कंवल सिंह पाल शुरू करता है अपना इनकाउंटर गेम, और वो किसी को भी अरेस्ट करता है, उसका इनकाउंटर करता है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है, और उसको मार करके या तो जला दिया जाता था, या तो उसे दफन कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था, या फिर उसे
नदी में बहा दिया जाता था। लगभग 25,000 लोगों को मार दिया गया, उसे जला दिया गया, उसे बहा दिया गया, उसे गाड़ दिया गया। ये केस जब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह कालरा के पास आया तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये देखा कि हमारे समाज में से यूथ गायब होते जा रहे हैं, तो उनको वो कहाँ गायब हो रहे हैं, और अगर गायब हो रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है, और अगर पुलिस कुछ कर रही है तो बता क्यों नहीं रही है। तब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब पता चलता है कि पुलिस यूथ को उठाती है वायलेंस के नाम पे, टेररिस्ट के नाम पे, और उनको गोली मार देती है विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी अरेस्ट वारंट। दे पिक अप द यूथ एंड किल देम। तो ये बात पुलिस को पसंद नहीं आया, और जो पुलिस वाले भी इसके अगेंस्ट बोलते थे कि पुलिस के ही अपने ही महकमे में जो लोग बोलते थे कि ये पुलिस जो कर रही है वो गलत कर रही है, तो पुलिस वाले अपने ही पुलिस वाले को मार देते थे, जिसका तादाद लगभग 2000 है, और ये रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड कितना भी हो सकता है। फिर कहाँ, तो ये बात जब पसंद नहीं आई पुलिस को कि जसवंत सिंह इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थे, और उससे पहले जो उनका हिस्ट्री रहा है वो बहुत ही शानदार हिस्ट्री रहा है। जसवंत सिंह खालरा कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे। उनके जो दादाजी थे वो गदर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। कोमागाटू इंसिडेंट में उनका भी नाम नहीं रहा है, वो खुद रहे उसमें। कोमागाटू इंसिडेंट में अगर आप पढ़ेंगे गदर मूवमेंट तो आपको मालूम चलेगा, और वो खुद एक बैंकर रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके बैंक के, फिर भी वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनते हैं और जांच पड़ताल शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि हमारे यूथ का हो क्या रहा है। तो जब ये यूथ का जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, पुलिस को ये बात पसंद नहीं आती। एक दिन वो अपने घर के बाहर कार धो रहे होते हैं, तो उनको पुलिस आती है विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, उनको उठाती है और उनको मार देती है। और ये जो एक्टिविस्ट उनका जो काम था एक्टिविज़म का, वो ख़त्म हो जाता है। इसी के लिए गवर्नमेंट जो बैन कर रखी है फिल्म सतलुज, वो इसी के लिए बैन कर रखी है क्योंकि जो सतलुज का जो स्टोरी है वो इस पे बेस्ड है, जसवंत सिंह खालरा पे, और गवर्नमेंट को नहीं पसंद है कि ये फिल्म इंडिया में चले। उनका ये कहना है गवर्नमेंट का कि अगर ये फिल्म इंडिया में चलेगी तो इससे अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। थैंक यू।